नमस्ते। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर जो चैप्टर है हमारा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑसिलेटर एनालिसिस, आधारभूत दोलित्र विश्लेषण। तो उसके अंदर हमारे 3 तरीके के ऑसिलेटर्स होते हैं, कॉलपिट दोलित्र, दूसरा है हार्टले दोलित्र, तीसरा है आरसी कला विस्थापक दोलित्र, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट दोलित्र। तो देखिए ये हमारा सर्किट है कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने ये जो लिया हुआ है प्रवर्धक जो है वो उभय उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ है। आप लोग जैसे इससे सर्किट डायग्राम से हम लोगों को पता चल सकता है। अब क्या करेंगे होता है इसके अंदर कि जो निर्गत और निवेशी वोल्टता होती है दोनों के अंदर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। हम लोगों को क्या चाहिए, पूरे के पूरे में ओवरऑल 2 पाई या 0 का फेज डिफरेंस होना चाहिए। कलांतर जो है हमारा 0 या 2 पाई के इक्वल होना चाहिए बार्खुसेन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो 180 डिग्री का तो हम लोग को इससे मिल जाता है क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया है उभय उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ। 180 डिग्री का हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे और इसमें हम लोगों ने R1, R2, RE और VCC की वैल्यूज़ इस तरीके से लेते हैं ताकि क्यू पॉइंट है हम लोग का उसको सही जगह पे निर्धारण कर सके। उसका वो निर्धारण सही जगह पे मतलब वो बीच के अंदर जब होता है आपको जैसे पता होगा कि वहाँ पर वो सबसे सही होता है उसकी पोजीशन। थर्ड चीज़ है हमारी कि R1, R2, RE, CE हम इन चारों का इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से समायोजन करते हैं ताकि इसका जो सर्किट है उसको स्थायी बना सके हम लोग, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसमें जो CE है हमारा कैपेसिटर उसको हम लोग बोलते हैं उपमार्ग संधारित्र, बाईपास कैपेसिटर। इसको बोलते हैं हम लोग CB को अवरोध संधारित्र, ब्लॉकिंग कैपेसिटर। इसका रीज़न ये है कि उपमार्ग कैपेसिटर तो मतलब वो दूसरा पाथ है वो प्रोवाइड कर रहा है, बाईपास कर रहा है करंट को, और ये CB है वो एक तरीके से ब्लॉक करता है करंट को, इस वजह से इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर। और ये हमारा जो ये वाला है आपका प्रेरक उसको हम लोग बोलते हैं LC, रेडियो आवृत्ति चौक। RFC लिखा हुआ है ना हम लोगों ने यहाँ पे, RFC का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, रेडियो आवृत्ति चौक। इससे ये होगा कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसी है उससे तेज फ्रीक्वेंसी के कुछ भी आएगा सिग्नल तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और ये जैसे कि हम लोगों को पता है C2, C1 और L हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, ये क्या है दोलनी परिपथ है अपना टैंक सर्किट जो था वो आपका है C1, C2 और L। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसी सर्किट का आगे विश्लेषण। उसमें हम लोगों ने किया जो हमारा ट्रांजिस्टर था हमारा उसको हम लोगों ने एच पैरामीटर्स की फॉर्म में बना दिया। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ही एच पैरामीटर की फॉर्म में, और ये हमारा टैंक सर्किट है C2, C1 और L। ये दोलिनी परिपथ भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें देखिए ऐसा होता है कि HRE और HOE है हमारा, उसका मान बहुत ही कम होता है, अत्यल्प होता है, इस वजह से इन दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं और हम लोग इसका और इन तीनों को यूज़ करके ही हम लोग सर्किट बनाते हैं। तो हम लोग इस सर्किट को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये तो आ गया हमारे पास GM VBE, ये आ गया हमारे पास HIE, C2, C1 और L। अब इसी सर्किट को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है C1 और HIE, C1 और HIE पैरेलल में थे, इन दोनों के साथ में था हमारे पास इंडक्टर, राइट। इंडक्टर से हम लोगों ने यूज़ इधर की साइड C2, इधर की साइड था A और G के बीच में, वही A और G के बीच में ये हमारा ये आ गया। VB हमारा A और G के बीच में था, VB हमारा A और G के बीच में आ गया। इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद में हम लोग किरचॉफ के नियम लगाएंगे इस पर, पॉइंट A पर और इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो इससे हम लोगों के पास आएगा, इसमें क्या करेंगे देखिए इधर की साइड से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके रेजिस्टेंस से, वो इक्वल होगा इधर से जो करंट फ्लो हो रहा है और इनटू उसका रेजिस्टेंस मतलब उसका प्रतिरोध। तो इधर वाला तो हो जाएगा हमारा I1 माइनस I2 इंटू 1/J⍵C2 है ना, और इधर वाला हमारा होगा इसका जो ओवरऑल प्रतिरोध होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग I2 से, राइट। तो I2 ये हमारा जैसे J⍵L हम लोग इसको बोल देते हैं, ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है HIE C1 का, तो HIV C1 अपॉन HIE प्लस 1/J⍵C1। इस तरीके से हमारा ये वाला बन जाएगा, उसको ऐड करेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन ये वाला है, इस वजह से J⍵L हम लोग ऐड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम I2 से, तो ये वाला हमारा इस सर्किट का हो जाएगा, वो इक्वल होगा इस वाले के इक्वल, राइट। तो वही हम लोगों ने आगे लिखा है I2 J⍵L प्लस HIE 1/J⍵C1 इंटू HIE प्लस 1/J⍵C1 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 1/J⍵C2, राइट। सॉरी यहाँ पर ये आएगा अपॉन में आएगा ये वाला,
राइट। तो इससे हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो I2 एक साइड ले लिया, I1 एक साइड ले लिया, तो इस तरीके का कुछ बनेगा, राइट। अब फिर उसको हम लोग जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा I2 इक्वल्स टू 1 प्लस जे ओमेगा C1 HIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2 प्लस जे ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 C2 HIE इंटू I1। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब दूसरा हम लोगों ने पॉइंट बी पे निकाला, तो उसके लिए क्या होगा, HIE I3 इक्वल्स टू I2 माइनस I1 1 अपॉन जे ओमेगा C1। तो इससे हम लोग I3 और I2 के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, राइट। I3 I2 के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो I3 I2 के बीच में रिलेशन ये वाला आएगा हमारा 1 अपॉन जी ओमेगा C1 HIE I2 के इक्वल। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब हम लोग इसको आगे यूज़ करेंगे, तो इससे हमारे पास क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि निर्गम टर्मिनल क्या होंगे प्रवर्धक के A और G। उन टर्मिनल को हम लोगों ने क्या बोला है, A को तो बोला हम लोगों ने संग्राहक टर्मिनल और G को हम लोगों ने बोला है उत्सर्जक टर्मिनल। तो इससे हमारे पास I1 की वैल्यू आती है माइनस GM VBE के इक्वल। उससे V0 हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या आएगा, माइनस GM VBE अपॉन जे ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। अब हमारे पास जो गेन होता है लब्धि, वोल्टेज लब्धि, वो क्या होती है V0 अपॉन VBE के इक्वल। तो इससे हम लोग V0 अपॉन VBE निकाल सकते हैं, वो आएगा माइनस GM अपॉन जे ओमेगा C2 1 माइनस I2 अपॉन I1। हमारा फीडबैक वोल्टेज क्या होता है VF HIE I3 के इक्वल। उससे हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल जाएगी VF अपॉन V0 के इक्वल, हो जाएगा HIE I3 अपॉन I1 अपॉन जे ओमेगा C2 इंटू 1 माइनस I2 अपॉन I1, राइट। इससे हम लोग ए और बीटा दोनों की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो हम लोग ए बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस GM HIE I3 अपॉन I1। अब देखिए I3 अपॉन I1 की वैल्यू हमारे लिखनी है हम लोगों को। यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो I3 और I2 को रिलेट कर रहा है, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। और I2 में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे I2 की जगह पे। तो इससे हमारे पास यहाँ पे जैसे एंड में I1 बचा हुआ था, तो I1 से नीचे वाला I1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस GM HIE 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C1 HIE इंटू 1 प्लस जे ओमेगा C1 HIE अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2 प्लस जे ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 C2। इससे हमारे पास ए बीटा की ओवरऑल वैल्यू ये वाली आएगी। लेकिन देखिए पूर्णवेशी में हम लोगों को क्या चाहता है कि पूरा जो फेज डिफरेंस है वो 0 या 2 पाई के इक्वल होना चाहिए। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पे जे के अंदर कोई टर्म है, दैट मीन्स वो 0 या 2 पाई दोनों में से एक के भी इक्वल नहीं होगा। दैट मीन्स हम लोगों को क्या चाहिए कि ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इससे हम लोगों के पास आएगा कि ओमेगा C1 प्लस C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C1 C2 है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन L 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, वो इक्वल होगा रूट ऑफ 1 अपॉन L C के इक्वल। C हम लोगों ने ओवरऑल कैपेसिटेंस बोला है इसका, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 1 बाई LC। इससे हमारे पास ए बीटा की वैल्यू जो यहाँ ऊपर थी इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी माइनस GM HIE 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर L C2, वो इक्वल होगा माइनस GM HIE अपॉन 1 माइनस C1 प्लस C2 अपॉन C1 के इक्वल, वो इक्वल होगा GM HIE अपॉन C2 अपॉन C1 के इक्वल। दैट मीन्स ए बीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा GM HIE अपॉन C2 बाई C1 के इक्वल। तो देखिए हम लोगों को क्या चाहता है कि ए बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए ताकि दोलन जो है हमारे वो पोषित रहे। और स्वतः उत्तेजन के लिए हम लोगों को क्या चाहता है ए बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। दैट मीन्स ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होनी चाहिए। इससे हम लोग ये वाली कंडीशन इसमें डालेंगे तो GM HIE अपॉन C1 2 बाई C1 है हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा चाहिए। इससे हमारे पास आ जाएगा HFE वो ग्रेटर देन इक्वल टू C2 अपॉन C1 होना चाहिए। दैट मीन्स स्वतः उत्तेजित व पोषित दोलनों के लिए हमारे पास ये अनुबंध जो है हमारा बंधन वो हमेशा वैलिड होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली C1 और C2 है उन दोनों को इक्वल लेते हैं। उससे क्या होगा कि HFE की वैल्यू क्योंकि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहेगी जो हमेशा होती है, इस वजह से ये प्रतिबंध जो है हमारा वो हमेशा सदैव संतुष्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा कॉल्पिट ऑसिलेटर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तो ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ LC ये वाला जो होता है उसके इक्वल होनी चाहिए। ए बीटा का हमारा ये वाला रिलेशन होता है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, तो हम ये और ये वाला रिलेशन वो याद रखिएगा। थैंक यू।